नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक को लेकर, यानी कि आरबीएल बैंक हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि सर अब तो ये 50-60 रुपए सस्ता हो गया है। 130 के आसपास आप लोगों ने, जब ये 130 आया था कल, तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए थे कि सर क्या इसको ले लें, 130 के आसपास क्या इसको ले लें। आज इसका रेट मेरे ख्याल से 145 के आसपास है, आगे डिस्कस करेंगे। देखो दोस्तों, अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा है, बार बार मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि साहब अभी आरबीएल बैंक को आपको अवॉइड करना चाहिए, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए भाई? 200 का माल अगर हमें 140 या 130 में मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं बाय करना चाहिए? उसके कुछ कारण है और वही कारण मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ करूंगा डिस्कस। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि कुछ चीजें सीखकर ही आप बाजार में अगर निवेश करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ बड़े नुकसान से बच जाओगे और बाजार में अच्छा खासा पैसा कमाओगे, क्योंकि फर्स्ट लर्न देन अर्न। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। वैसे मैं इसके सारे फंडामेंटल, सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं क्लास में, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में, टेलीग्राम पे, सब कुछ मैंने बिल्कुल आपको समझा दिया है कि क्यों अभी आरबीएल बैंक से मैं थोड़ी दूरी बना के रखूंगा। और मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि यह बैंक इतनी जल्दी शार्प रिकवरी करेगा। वो सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बहुत कुछ व्हाट्सएप पे बता दिया है कि बुक वैल्यू इसकी कितनी है और साहब इस पे कितना कर्जा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका क्या कह रहा है, इसने जो लोन दिए हैं वो किस किस सेक्टर को दिए हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इसका क्या कह रहा है, बहुत सारी मैनेजमेंट का क्या स्टेटमेंट आया है। बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पे डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवाऊंगा कि आखिर मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूं आरबीएल बैंक को। कुछ एक इंपॉर्टेंट जरूरी पॉइंट्स हैं, अगर आप भी उन चीजों को समझेंगे, जानेंगे, तो आप भी साहब थोड़ी इस आरबीएल बैंक से दूरी बना के रखेंगे। क्योंकि लालच में अगर ये स्टॉक यहां से इतना गिर चुका है, ऐसा नहीं है कि यहां से ये और नहीं गिरेगा। कारण बताऊंगा मैं अभी आपको, ऐसा नहीं है कि यहां से ये और नहीं गिरेगा। यस बैंक में क्या हुआ था, हर लेवल पे गिरता गया, हर लेवल पे पब्लिक बाय करती गई, हर लेवल पे पब्लिक बाय करती रही, वो हर लेवल पे गिरता रहा साहब। 5 रुपए तक यस बैंक आ गया, 5 रुपए तक। अब आप ये बताइए, जब यस बैंक जैसा एग्जाम्पल हमारे पास है तो अभी क्यों ना हम कदम अपने फूंक फूंक के रखें, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में जो कदम है वो दोस्तों फूंक फूंक के रखने हैं। सरकारी बैंकों में तो अलग एक कहानी चल रही है, वो मैं आप लोगों को समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूं। ये प्राइवेट बैंक है, इनमें निवेश करने से पहले बहुत चीजों को सोचना समझना पड़ता है। जो निवेश की तरफ हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं, ऐसा ना हो कि साहब वो कदम गलत हो, हमें बहुत भारी भरकम नुकसान हो जाए। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर इस वीडियो में करेंगे चर्चा। देखो दोस्तों, आपको पता है आरबीएल बैंक के बारे में मैंने आपसे क्या कहा है, मेरे क्या पॉइंट होते हैं। 5 पॉइंट होते हैं। मैं कोई भी स्टॉक अगर इन्वेस्टमेंट करता हूं, ग्रोथ देखता हूं और साहब वैल्यूएशन देखता हूं, थोड़ा सा डेप्थ, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड और साहब फिर थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न। लेकिन बैंक में थोड़ी चीजें और एक्स्ट्रा जुड़ जाती हैं, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वगैरह, ये किन सेक्टर को लोन ज्यादा बांटते हैं, तो बहुत सारी चीजें बैंक में दोस्तों जुड़ जाती हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि क्यों मैं आरबीएल बैंक को अवॉइड कर रहा हूं। आप चाहे तो इस पे रिसर्च कर सकते हैं। मैंने सहारा लिया है स्कैनर ऐप का, आप टिकट ऐप पे भी जा सकते हैं, स्कैनर भी देख सकते हैं। मैंने जो स्कैनर के हिसाब से अध्ययन किया है वो मैं सारी चीजें आपके साथ करूंगा डिस्कस। आपकी भी अपनी साथ थ्योरी लॉजिक होना चाहिए, यानी कि आपको भी समझना चाहिए कि क्यों मैं सर वीडियो के माध्यम से अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं। आप भी थोड़ा सा अध्ययन करिए, टिकट ऐप पे जाइए, स्कैनर पे जाइए, और भी जो भी वेबसाइट है जहां से आपको अच्छा लगता हो, जहां से आपको समझ में आता हो, सब कुछ समझने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद ही आप बाजार में किसी भी स्टॉक में निवेश करें। तो मैंने आज सहारा लिया है स्कैनर ऐप का। स्कैनर ऐप मुझे ये कहता है
प्रो कॉन्स वगैरह सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में। टिकट ऐप ने कौन सा रेड फ्लैग दिया है वो सब कुछ मैंने साहब आपके लिए लगा दिया है। मैंने बताया ना आपको, मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ मोटे मोटे कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर मैं पूरा ही स्टेटमेंट इसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड लेके चलूं तो फिर साहब वीडियो मेरे ख्याल से आधे घंटे से भी ज्यादा का बन जाएगा। लेकिन ऑलरेडी मैं जितने भी मेंबर्स हैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से भी आप बहुत कुछ समझ जाओगे कि क्यों हमें आरबीएल बैंक को अवॉइड करना चाहिए अभी कुछ दिन। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसकी ग्रोथ स्टोरी की बात करें, क्या बैंक में ग्रोथ स्टोरी दिख रही है? देखिए दोस्तों, ग्रोथ पे अगर मैं फोकस करूं तो भैया कोरोना जब तक है ना, तो बैंकों के लिए ग्रोथ पे फोकस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। बैंक पे जब तक बैंक अपने पैसों को रिकवर नहीं करेंगे, यानी कि जो बैंक आगे आपको लोन दे रहे हैं वो अच्छी तरह रिकवर नहीं होगा, एनपीए इनके नहीं बढ़ेंगे, तो फिर ग्रोथ की बात करना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जब तक कोरोना है तब तक ग्रोथ की बात तो करें नहीं, ठीक है। ग्रोथ तो इसकी कोरोना के बाद ही देखी जाएगी। अब कोरोना कितना लंबा चलेगा ये सारी चीज देखने वाली होंगी। सबसे पहले बात आती है दोस्तों इसकी वैल्यूएशन की। जैसा बात इसका टाइटल है मेरी वीडियो का, क्या 200 का माल आपको 140 में मिल रहा है, क्या आप लोगे 200 का माल? जी हाँ, इसकी जो बुक वैल्यू है वो साहब है 211 रुपए के आसपास। पी है इसकी 15 के आसपास, और इसकी सेक्टर की पी है साहब 26 के आसपास। जी हाँ, अपनी सेक्टर की पी से तो ये सस्ता है, पी के अकॉर्डिंग तो ये दोस्तों सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग भी सस्ता है। लेकिन अगर मैं इसकी सेक्टर की बुक वैल्यू को देखूं, सेक्टर की साहब आपकी इसमें मैं और नजर डालूं तो सेक्टर की प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 0.67 है और सेक्टर की प्राइस टू बुक वैल्यू 2.22 है। तो अपनी सेक्टर की बुक वैल्यू से भी ये स्टॉक सस्ता है। कुल मिला के इसकी वैल्यूएशन जो है वो सस्ती है, यानी कि 200 का माल इस समय 140 के आसपास है। लेकिन जो इसमें मेन इशू है वो देखिए आप जरा, मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूं? इस कारण से अवॉइड कर रहा हूं, इसका डेप्ट देखिए साहब, 84,000 करोड़ का डेप्ट। आरबीएल के ऊपर 84,000 करोड़ का डेप्ट। स्कैनर ऐप कह रहा है 84,000 करोड़ का, 84,347 करोड़ का डेप्ट। इससे पिछली बार 74,819 करोड़ का था और उससे पहले 53,164 करोड़ का। यानी कि जो डेप्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी कि डेप्ट इसका लगातार बढ़ रहा है, इसका कर्जा जो है लगातार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है साहब? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो इसके एनपीए हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रोस एनपीए 5.40 है और साहब नेट एनपीए 2.14 है। इस कारण दोस्तों इसका कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यानी बैंक जो भी पैसा ले रहा है, कहीं से भी फंड का जुगाड़ कर रहा है, पैसे कहीं से भी ले रहा है, इससे मांग उससे ले, कहीं से भी अगर पैसा बैंक राइज कर रहा है और वो लोन के माध्यम से आगे दे रहा है लेकिन वो वापस नहीं मिल रहा है, तो वो पीछे का जो पैसा लिया है वो क्या है? कर्जा है। तो 84,347 करोड़ का साहब इस पे है कर्जा, लगातार बढ़ रहा है। देखिए ना, बगल में जो ग्राफ लगा हुआ उसमें सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। अब इस कर्जे को बैंक चुकाएगा कैसे? बात यह आती है कि इस बैंक जो है इस कर्जे को चुकाएगा कैसे? बैंक जो काम कर रहा है क्या उसके द्वारा ये चुका सकता है? मैंने आपसे क्या कहा, बैंक की लोन बुक देखिए कि ये लोन किसको दे रहा है। देखिए लोन बुक में बात आती है तो सबसे ज्यादा इसने जो 58% लोन बुक का वो साहब मेरे ख्याल से रिटेल को दिया हुआ है। रिटेल माने छोटे कारोबारी, और छोटे कारोबारी की स्थिति आप जानते हैं कि कोरोना काल में कितनी साहब स्थिति खराब है। तो जब इसने रिटेल को लोन दे रखे हैं और ऊपर से कोरोना है तो रिटेल की थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, यानी कि जो पैसा इसने दिया है वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो सकता है। 58% इसकी जो लोन बुक है वो रिटेल को है और साहब 42% इसकी होलसेल है। बाकी चीजें आप लोगों को मैंने बता रखी है, कितना ये एग्रीकल्चर में दिया है इसने लोन, कितना एमएसएमई में दिया है, कितने इसके क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये 84 करोड़ रुपए का कर्जा बैंक लिए बैठा है। सब ये कमा क्या रहा है भाई? जब ये कर्जा है तो इसको देना भी पड़ेगा, देने के लिए इसको कुछ कमाना भी पड़ेगा। बैंक की फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि पिछले क्वार्टर में बैंक ने कमाया क्या है, मात्र 31 करोड़। जी हां, मात्र 31 करोड़ बैंक ने कमाए हैं। स्कैनर ऐप बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, बगल में साहब लगा हुआ है, बिल्कुल आप जाके देख लीजिए। सुनिए थोड़ा सा और सुन लीजिए। ब्याज इसने कमाया था 1975 करोड़ का।
सितंबर क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। और साहब ब्याज दे दिया 1059 करोड़ का। ब्याज कहां से आता है, ब्याज कहां जाता है, ये सब चीज मैंने आपको बता रखी है। खर्चे कर दिए 1469 करोड़ के। अब ये खर्चे क्या होते हैं वो सब कुछ मैंने बता रखा है। सैलरी वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी चीजें होती है। भैया इसने 553 करोड़ का नुकसान कर दिया, यानी कि इसने आमदनी तो कम करी, खर्चे ज्यादा कर दिए। 553 करोड़ का हो गया नुकसान। पिछली बार जून क्वार्टर में 1272 करोड़ का इसका नुकसान था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट जिसे आप बोलते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंसिंग प्रॉफिट कुछ कर लो, यानी कि बैंक ने इतना कमाया, इतना खर्च कर दिया, उसके बाद बैंक के पास क्या बचा, ये सारी चीजें दर्शाती हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट। यानी कि बैंक को दर्शाने के लिए फाइनेंसिंग प्रॉफिट कहा जाता है और बाकी चीजों को दर्शाने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। बैंक के जो रिजल्ट है वो हमेशा क्वार्टरली के आधार पर देखे जाते हैं और देखने भी चाहिए। बाकी ईयरली के हिसाब से भी देखोगे ना तो वहां भी कोई संतोषजनक आपको स्थिति नजर नहीं आएगी। 2014 से मेरे ख्याल से लगातार अपना घाटा कर ही रहा और घाटा इसका बढ़ता ही जा रहा है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। भला हो इसका साहब जो अदर इनकम ने इसकी जान बचा ली। अदर इनकम इसकी ईयर टू ईयर अगर आप चार्ट देखोगे तब भी, और क्वार्टरली टू क्वार्टर देखोगे तब भी साहब अदर इनकम देखिए। अदर इनकम साहब इसमें जो जुड़ी हुई है 593 करोड़ की। क्वार्टर में इसने लॉस करा 553 करोड़ का, और 593 करोड़ की अदर इनकम जुड़ के इसकी जान बच गई। इसने 39 करोड़ रुपए कमा लिए, 22% दे दिया टैक्स, बचा इस पे 31 करोड़। 31 करोड़ बैंक के पास बचा है। 31 करोड़ बैंक कमा रहा है पर क्वार्टर। अगर 4 क्वार्टर को मैं जोड़ दूं तो 120 करोड़ के हिसाब से कमा रहा है बैंक हर साल। इसी हिसाब से अगर मैं ग्रोथ को लेके चलूं, और वो तो जब है जब अदर इनकम जुड़ी हुई है। अगर अदर इनकम को निकाल दोगे तो साहब कहानी कुछ और ही है, फिर तो लॉस में है बैंक। 120 करोड़ कमा रहा है, 84 करोड़ का खर्चा है। कैसे देगा, कितने सालों में देगा, आप खुद समझदार हो। ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही, कोरोना की वजह से ग्रोथ साहब रुकी पड़ी है। रिटेल को ये लोन दे रहा है, रिटेल की स्थिति कैसी है वो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। भाई 120 करोड़ अगर एक साल का मैंने इसको इसी हिसाब से 31 करोड़ के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं तो 120 करोड़ के आसपास बैंक अगर कमा रहा है तो 84 करोड़ ये कैसे देगा मेरे भाई। 84 करोड़ का कर्जा है इसके पास। मैं नहीं कह रहा, स्कैनर कह रही है। बाकी आप कुछ जो बुद्धिजीव हैं वो साहब मुझे, जो मेरे प्रिय हैं वो साहब मुझे कमेंट्स करके मैसेज करके बताएंगे। डेफिनेटली वो मैसेज करते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे मैसेज मुझे उनके द्वारा ही मिलते हैं और उनसे ही मुझे बहुत बड़ी ज्ञान की चीजें मिलती हैं जानने को। तो देखते हैं क्या मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं। बाकी सारी चीजें मैं स्कैनर के ऐप्स के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो डेफिनेटली दोस्तों इसने 31 करोड़ रुपए कमाए हैं, और ओवरऑल अगर बात करें इसी हिसाब से ग्रोथ के देखें तो 120 करोड़ अगर बैंक कमाता है तो 84,000 करोड़ का बैंक के पास कर्जा है। कहां से ये साहब पूरा करेगा। बाकी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आ रही है, आरबीआई का जो स्टेटमेंट आ रहा है, आरबीआई कह रहा है कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ठीक ठाक सा है, 17% के आसपास। मैं भी मानता हूं 17 से 18% के आसपास इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ठीक है, यानी पूंजी की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो पैसा लेने जाएगा उसे आराम से मिल जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.19 है और कासा रेशियो 31 के हिसाब से बढ़ रहा है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, संतोषजनक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, 84,000 करोड़ रुपए ये कैसे चुकाएगा। 84,000 करोड़ का मसला है यहां तो भैया। सारा बैंक के डेप्ट देखे जा रहे हैं, बैंक की एसेट क्वालिटी देखी जा रही है, जो 5.19 पे 5.40 पे ग्रॉस एनपीए खड़ा हुआ है, जो लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। पिछले क्वार्टर से, जून क्वार्टर से ये बढ़ा हुआ है। नेट एनपीए भी साहब पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी डाउटफुल, थोड़ी सी डेंजरस लग रही है। स्टेटमेंट कुछ भी आए, कोई भी कुछ भी कहता रहे, बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त नकदी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं हो। आरबीआई का अपना स्टेटमेंट आए, मुझे थोड़ा सा जो चिंता लगी रहती है ना, मैं यस बैंक का एग्जाम्पल मेरे सामने, मैं भुक्तभोगी हूं यस बैंक का। यस बैंक के मैं भुक्तभोगी हूं, इसीलिए साहब मैं थोड़ा सा आप जो भी कदम उठाऊंगा, यानी कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर मैं निवेश करूंगा तो मुझे एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसी, एक्सिस में जाना अच्छा लगेगा, भला साहब इसके आरबीएल बैंक के, क्योंकि अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कोरोना सर पर है, रिटेल में ये लोन बांटता है और रिटेल कारोबारियों की स्थिति कैसी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप भी अपनी रिसर्च करिए, कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए। बहुत सारी चीजें समझने और सोचने के बाद इस बाजार में पैसा लगाइए। बिना सोचे समझे अगर आप बाजार में पैसा लगाते हो तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे। यस बैंक आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है।
आज तक वो साहब 20 के ऊपर भी क्रॉस नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से 2 साल होने को आ गए। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बीच में यस बैंक आया था ऊपर, लेकिन वो बहुत जल्दी नीचे आ गया था। अब मेरे कमेंट्स भी ऐसे ही आएंगे ऐसे डेफिनेटली आएंगे कि सर एक बार तो ये 60-70 रुपए भी गया था भाई, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। बहुत से लोग तो इसमें यस बैंक में आप यकीन नहीं करोगे, थोड़ा सा सुन लीजिए, 150, 200, 300 तक भी फंसे हुए हैं साहब। आज तक वो रेट आना इम्पॉसिबल मुझे अब लगता है। स्थिति कोरोना की काल है और साहब ऊपर से देखिए कि बैंकों पे कितने कर्जे हैं, एनपीए इनके लगातार बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है साहब। इस वजह से मैं आरबीएल बैंक से थोड़ा सा हूं दूर। बाकी आपकी अपनी रिसर्च है, आपका अपना विवेक है, आपका अपना पैसा है, आप मर्जी जहां लगाइए, लेकिन जब भी बाजार में निवेश करें तो बहुत चीजों का अध्ययन करने के बाद, बहुत चीजों को सोचने समझने के बाद ही बाजार में निवेश करें। और मुझे आज्ञा दें आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।